हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। क्या पढ़ने आ रहे थे हम लोग? यू आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, इन कंडक्टिंग मीडियम। ओके, तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था? इसमें मैंने आपको बताते बताते मैं यहाँ तक लाया था आपको कि अगर आपका पुअर कंडक्टर होगा तो क्या स्टेट होगी, और आपका गुड कंडक्टर होगा तो क्या स्टेट होगी। और पुअर और गुड कंडक्टर दोनों के लिए मैंने वेलोसिटी, जिसे मैंने फेज वेलोसिटी कहा है, वो निकाल कर दिखाई है। और दोनों के लिए मैंने स्किन डेप्थ निकाल के दिखाया, इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा स्क्वायर टू 1/बीटा होता है, डेल्टा स्क्वायर टू 1/बीटा होता है। तो यहाँ तक अगर आपने बाकायदा नोट करा होगा तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ तक ये सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी कंडक्टर में पेनिट्रेट करती है तो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड डिके होने लगता है। क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक का ही एम्पलीट्यूड डिके होता है? मैग्नेटिक का नहीं होता, मैग्नेटिक का भी एम्पलीट्यूड डिके होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एम्पलीट्यूड जो डिके होता है, उसके बेसिस पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ईएम वेव की, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का होगा, वेक्टर ई इक्वल टू ई नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के जेड अपॉन डेल्टा। जेड अपॉन डेल्टा समझ में आ रहा हो तो ये बीटा जेड लिखा हुआ है, बीटा जेड का मैंने स्किन डेप्थ की वैल्यू रख दी है, इंटू एक्स कैप डायरेक्शन में इंटू ई की पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। यही था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या था? वेक्टर बी इक्वल टू बी नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के जेड अपॉन डेल्टा इंटू वाई कैप ई टू द पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। कोई डाउट? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, अब बात आती है इनके बेसिस पर अगर हम निकालना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फॉर्मूला क्या लगता है हमारा? बी इक्वल टू के वेक्टर स्टार क्रॉस ई अपॉन ओमेगा। के स्टार क्यों लिया है? क्योंकि ये कंडक्टिंग मीडियम है। सॉल्व करेंगे, वेक्टर बी इक्वल टू कितना जाएगा? के स्टार अपॉन ओमेगा ई नोट ई टू द पावर माइनस के जेड अपॉन डेल्टा इंटू ई टू द पावर आई अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी टू वाई कैप। इस प्रकार भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि क्या हम के स्टार की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? क्या हम के स्टार की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, ये बात आती है। देखिए कैसे करेंगे। वी नो दैट हम जानते हैं कि के स्टार क्या है? के स्टार है अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में से लिख सकते हैं। इसका मोड के मान लिया इंटू ई की पावर आई फाई, जो कि जैसे कैसे लिखते हैं, जेड इक्वल टू आर ई की पावर थीटा ई की पावर आई थीटा। तो वैसे मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, जहाँ के क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना है? के इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो आसानी से रख सकते हैं। कैसे? वी नो दैट अल्फा कितना होता है? अल्फा स्क्वायर तो होता है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। तो स्क्वायर निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा? ओमेगा म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1। जब आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा समझने के बाद कि ये नहीं कि आपको पूरी कहानी याद करनी है, कुछ लॉजिकल चीज़ें ही याद करनी है। जैसे कि आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए अल्फ़ा प्लस आई बीटा को के स्टार कहते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर में अंतर क्या होता है, सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन ओमेगा जो है एक से बड़ा किस में होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा एक से बड़ा किस में होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा एक से छोटा किस में होगा। ये सारी सिचुएशन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया सेमली या सेम अगर बीटा निकालें तो बीटा कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2, याद कर लोगे तो मुझे पता है 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल 1/2। तो बताओ बीटा स्क्वायर कितना आ गया, बीटा स्क्वायर आ गया ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू अगर मैं के में रख दूँ तो हम के की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब के कितना आया, सो के इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंदर कितना था अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1, इसलिए कैंसिल हो गया। तो के इक्वल टू कितना है, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 नहीं, इसे जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर और 2 इससे के ऊपर के अंडर रूट रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक, और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, के इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1/4, ठीक। एंड फाई निकालना पड़े, फाई इक्वल टू तो आएगा 1/2 tan इनवर्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। तो अगर आपको फाई और के पता है तो आप निकाल सकते हैं के स्टार कितना था, के e⁻i⁵। इसका मतलब हमें अब के स्टार की वैल्यू भी पता है, ठीक। जब ये के स्टार की वैल्यू पता है तो इस तरीके जब के स्टार की वैल्यू पता है तो बताओ वेक्टर बी कितना आएगा। सो वेक्टर बी कितना था, वेक्टर बी इक्वल टू के स्टार अपॉन ओमेगा की जगह लिखूंगा क्या, के e⁻i⁵ अपॉन ओमेगा इंटू आगे क्या E0 इंटू e⁻z अपॉन डेल्टा, E0 इंटू e⁻z अपॉन डेल्टा इंटू e⁻i अल्फा z माइनस ओमेगा टी इंटू वाई कैप। तो ये एग्जैक्टली जो आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। और अगर और अच्छी फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे के का मान पता है कितना है, अभी सॉल्व करके लाए हैं उतना, ठीक। के का मान रख देंगे आप ठीक है। Conductor electrical magnetic are not in the same phase, leading in phase number 5। अच्छा, यहाँ पे फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी समझ लेते हैं। रिमार्क when the electromagnetic wave travel in conducting medium
then electric field and magnetic field do not oscillate in same phase. Actually, electric field is leading in phase by 5. Electric field is leading in phase by 5. ठीक, याद रखेंगे कंडक्टिंग मीडियम में सेम फेस में वाइब्रेट नहीं करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको याद रखना था। ठीक है, अगर गुड कंडक्टर की बात करें तो गुड कंडक्टर में क्या होता है? अगर गुड कंडक्टर में आपको पूछे कि कितना लीड करता है, स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर गुड कंडक्टर, फॉर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में देखो फाई की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 tan इनवर्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। सिग्मा की वैल्यू में कितनी होती है गुड कंडक्टर में? कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो जाती है, ये पोर्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, 10 में किसका इन्फिनिटी था? 5/2 का, 10 90 का, 5/2 का, 2 दूनी 4 तो 5/4 आ गया। मतलब फेज डिफरेंस 5/4 होता है किसमें? गुड कंडक्टर में। ठीक है, इसके अलावा आप एक वैल्यू और याद रखेंगे, एम्प्लाइज किसकी वैल्यू? B0/E0 की वैल्यू, B0/E0 की वैल्यू है इज इक्वल टू √μ एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा की पावर स्क्वायर पावर 1/4। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं इस सिस्टम के लिए? एनर्जी डेंसिटी ENER GY एनर्जी डेंसिटी। जैसे और मीडियम में एनर्जी डेंसिटी निकालती है वैसे इस मीडियम में भी निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 एप्सिलॉन E²। पर क्या E हमें पता है? पता तो है, कितना है? 1/2 एप्सिलॉन E की जगह क्या रखेंगे? E0² इंटू E की पावर -2z/डेल्टा इंटू E की पावर 2i इंटू अल्फा z माइनस के ओमेगा टी। ठीक, मैंने सिर्फ E का मान रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो आपको E की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी पता चलेगी? जो इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू आएगी U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन E² e टू द पावर -2z/डेल्टा। यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अभी तो बस आप साफ करके अच्छा करके नोट करें। जब EMT समाप्त हो जाएगी तो मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। EMT के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, बस इतना याद रखें, नोट करते रहें अच्छे से। ठीक, दोबारा पढ़ने का मौका ये ज़रूर नहीं मिलेगा आपको। बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की भाई। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए करना पड़ता है UM इक्वल टू 1/2 म्यू B²। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 म्यू नोट B0² e टू द पावर माइनस के 2z/डेल्टा e टू द पावर 2i अल्फा z माइनस के ओमेगा टी। वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आएगा? UM इक्वल टू E0² 2 म्यू एप्सिलॉन
1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए मैंने, 1/2 ई टू द पावर माइनस के 2z अपॉन डेल्टा इंटू ई टू द पावर 2i अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी। अगर ढंग से लिखा जाए तो लिखेंगे एम्प्लाइज यू एम इक्वल टू एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर बाई 2 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1/2 ई की पावर माइनस के 2z अपॉन डेल्टा इंटू ई की पावर 2i अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। ये होता है आपका क्या, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं इसे, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ठीक, तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी समझ ली और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी समझ ली। तो इसके बेस पर अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, एम्प्लाइज कितना यू एम अपॉन यू ई, तो डिवाइड करके देखो कितना आता है, सॉल्व करके सिर्फ इतना बचेगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1/2। इसका मतलब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो यू एम इज ग्रेटर देन यू ई। इसका मतलब इट्स मीन व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव electromagnetic wave entered in conducting medium, then magnetic energy density will be greater than electrical energy density। देखा कितना शानदार रिजल्ट निकल रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर निकालते हैं इसी मीडियम में। कौन सा वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, POYNTING पॉइंटिंग वेक्टर। बता दे रहा हूँ पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जहाँ तक हमें पता है पॉइंटिंग वेक्टर को S से डिनोट करते हैं और वो होता है E क्रॉस H होता है। अगर B लिखना चाहते हो तो E क्रॉस B अपॉन म्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करो, वेक्टर S इक्वल टू E नॉट इंटू ई की पावर माइनस के जेड अपॉन डेल्टा इंटू बी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के जेड अपॉन डेल्टा इंटू ई की पावर 2i अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी इंटू जेड कैप अपॉन म्यू। ठीक है, के कब आता है, जब हमको ई दे रखा हो बी निकालना हो, बी दे रखा हो ई निकालना हो, तब उस स्थिति में हम के का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है। कभी आप सोच रहे हो कि सर हम बीच में कहीं के आ जा रहा है, यहाँ पे कहीं के नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको सिर्फ समझकर साफ नोट करना है, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मैंने आपको ई और बी की जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी। ई की ई इक्वल टू ई नोट ई की पावर माइनस जेड अपॉन डेल्टा ई की पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी, और बी की भी होती थी बी इक्वल टू बी नोट ई की पावर माइनस जेड अपॉन डेल्टा और ई की पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। सिंपल सी बात है। लेकिन जब ई से बी या बी से ई निकालना है तो हमें इक्वेशन में के या के स्टार का यूज़ करना पड़ रहा था, वो बताया था मैंने। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर निकालेंगे, इससे कितना आएगा, वेक्टर एस इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन म्यू ई टू द पावर माइनस के 2z अपॉन डेल्टा ई नोट स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर 1/4 ई टू द पावर 2i अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी इंटू जेड कैप। ठीक, अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी कितना होता है, इंटेंसिटी इन द कंडक्टर, कंडक्टर में इंटेंसिटी कितनी होती है भाई,
ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, जहाँ आई नोट होता है इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, INTENSITY, इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ। जेड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी किसके बारे में? EM वेव इन कंडक्टिंग मीडियम के बारे में। ठीक है, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इन द मीडियम ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए नए पेपर का यूज़ करता हूँ। ओके, समझते हैं। Okay, let's start. EM wave propagation in plasma medium. Okay, hashtag EM wave propagation in plasma medium. In plasma medium. प्लाज्मा मीडियम में कैसे? अब बात आती है प्लाज्मा मीडियम किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे, द मीडियम विच हैज़, द मीडियम विच हैज़ equal concentration of positive and negative charges, out of which at least one charge type should be mobile। मतलब प्लाज्मा वो मीडियम होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं, जिनमें से कम एक आयन जो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो मोबाइल अर्थात गतिमान अवस्था में हो। तो क्या कह सकते हैं? वी कैन कंसीडर कंडक्टर एज प्लाज्मा मीडियम, प्लाज्मा मीडियम, क्योंकि उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्लाज्मा आपका क्या हो सकता है? दो प्रकार के हो सकते हैं आपके प्लाज्मा मीडियम। कैसे? एक तो हो सकता है हाई कंसनट्रेट वाला, जिसे कहते हैं कंसनट्रेटेड, दूसरा होता है आपका डाइल्यूट, कम कंसंट्रेशन वाला, डाइल्यूट। ठीक, तो हम कंसिडर करेंगे डाइल्यूट प्लाज्मा को। किसको? डाइल्यूट प्लाज्मा को। वी कंसीडर डाइल्यूट प्लाज्मा, डाइल्यूट प्लाज्मा में आपकी जो कंडक्टिविटी, जो डायनामिक होगी वो कितनी होगी? उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड अपॉन 1 माइनस डायनामिक है ना, तो यहाँ स्टैटिक आएगा। सिग्मा डायनामिक इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक्स 1 माइनस हाई ओमेगा। तो धीरे धीरे याद हो जाएगा वो। ओमेगा क्या है? ओमेगा द फ्रिक्वेंसी ऑफ EM वेव, फ्रिक्वेंसी ऑफ EM वेव। ठीक, ओमेगा इज स्मॉल इन कंडक्टर, ऑफ कोर्स कंडक्टर में स्मॉल होता है। और 2 इज of the order of 10⁻52, we know it's very well comparison to 1। ठीक,
सिग्मा डायनामिक निकाल देंगे, सिग्मा स्टैटिक। अच्छा, सिग्मा स्टैटिक्स जो मैंने यहाँ लिखा है इसका फॉर्मूला भी है, अगर आप देखना चाहें सिग्मा स्टैटिक का फॉर्मूला तो वो होता है NE² 2/m। वही कंडक्टिविटी है, स्टैटिक कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक कंडक्टिविटी, ठीक। और ये तो पता ही होंगे, नॉर्मल सी चीज़ है, n नंबर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या है? तो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिग्मा डायनामिक आपने निकाल दिया। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सिग्मा डायनामिक आएगा कितना? सिग्मा डायनामिक इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक की वैल्यू रख देंगे NE² 2/m अपॉन 1 - I ओमेगा 2। m को नीचे ले आएंगे, कितना हो जाएगा? NE² 2/m 1 - I ओमेगा 2, ठीक। और सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं NE² अपॉन m 1/2 माइनस के I ओमेगा, ठीक है। सो हियर विल स्मॉल आयंस वेयर टू लार्ज, सो हियर will the small ions where tau is large, स्मॉल आयन में tau लार्ज होता है, ठीक। as tau large, LARG लार्ज, तो सिग्मा डायनामिक कितना जाएगा? सिग्मा डायनामिक जो आ जाएगा tau लार्ज करोगे तो ये छोटा जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, m ओमेगा जाएगा। अरे बड़ी सीधी सी बात है, मैंने कहा अगर हम आयंस को स्मॉल मानेंगे, अगर हम कंसीडर करेंगे कि आयंस स्मॉल हैं, तो हम कंसीडर करेंगे कि आयंस स्मॉल हैं, अगर हम कंसीडर करेंगे कि आयंस स्मॉल है तो टो लार्ज होगा, और टो लार्ज होगा तो ये टो जो लार्ज होगा तो ये चीज़ छोटी होगी तो इसको इसके कंपेयर में नेगलेक्ट कर देंगे, छोटी को नेगलेक्ट कर दो तो ये बचेगा, ये कितना बचा? NE² अपॉन m ओमेगा या MI ओमेगा कह सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का IM ओमेगा, आई को ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? INE² अपॉन m ओमेगा, मतलब ऊपर नीचे गुणा कर दिया आई से, एडजस्ट कर लेना, समझ में जाएगा। देखो ध्यान से, अगर समझ में ना आया हो तो ये है NE² तो ये NE² लिख लिया, ये क्या है? आई ओमेगा और m, माइनस का I m ओमेगा, माइनस का I हर का परिमेयकरण करोगे तो ऊपर आके प्लस का I हो जाएगा, ओके। NE² m ओमेगा, ठीक। याद रखेंगे सिग्मा डायनामिक का ये वाला फॉर्मूला, ठीक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो सिग्मा डायनामिक में हमने याद करी। अब बात करते हैं प्लाज्मा मीडियम में इलेक्ट्रॉनिक वेव के प्रोपगेशन को कैसे समझाएंगे भाई, ये आती है दिक्कत वाली बात। जैसे और में विवेक क्वेश्चन लाए हैं, क्या हम इसमें विवेक क्वेश्चन ला पाएंगे? देखते हैं। सबसे पहले वी हैव मैक्सवेल इक्वेशंस, हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन क्या है भाई, बताओ ज़रा। डेल डॉट D इक्वल टू रो एफ, डेल डॉट B इक्वल टू 0, डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस का डेल V ओवर डेल T, डेल क्रॉस H इक्वल टू वेक्टर के JF प्लस डेल D ओवर डेल T। यही तो होती है वो प्लाज्मा मीडियम, तो प्लाज्मा मीडियम में क्या होगा भाई? कंडीशंस हैं कुछ जैसे हर मीडियम में होती हैं,
रो एफ की वैल्यू कितनी रहेगी 0, जे एफ की वैल्यू कितनी रहेगी सिग्मा वेक्टर ई, वेक्टर टी की वैल्यू कितनी रहेगी एप्सिलॉन वेक्टर ई, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी रहेगी म्यू नॉट वेक्टर एच। ठीक है, दोबारा लिख दूँ, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी रहेगी म्यू नॉट वेक्टर एच। ओके, द इक्वेशन बिकम, वैल्यू पुट करो, देन द इक्वेशन बिकम, द इक्वेशन बिकम्स, बताओ कितनी हो जाएगी प्लाज्मा मीडियम में पुट करने पर, हो जाएगा डेल डॉट ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल डॉट बी इक्वल टू, ये तो 0 होता ही जन जाता, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी हो जाएगा, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा वेक्टर ई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बराबर डेल टी, ये हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ड्राइव कैसे करेंगे, वही क्रॉस प्रोडक्ट करके, इसके क्रॉस करो, इसको यूज़ करो, इसको क्रॉस करो, इसको यूज़ करो, तो बनेगी आपकी, देन द वेव इक्वेशन विल बी, द वेव इक्वेशन विल बी, वेव इक्वेशन देखो कितनी बन जाएगी, इक्वेशन विल बी, बताओ कितनी बनेगी, हो जाएगी डेल स्क्वायर ई माइनस का म्यू नॉट सिग्मा डेल ई बाय डेल टी माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इस सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्यूशन को मानेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम एक सॉल्यूशन मानेंगे क्या, लेट, जैसे कंडक्टर में सॉल्व कर रहा था वैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ई इक्वल टू ई नॉट इंटू ई टू दी पावर आई वेक्टर के स्टार डॉट आर माइनस के ओमेगा टी, देन के स्टार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ sigma in this equation, करवाओ भैया, पुट करो, कितना आएगा के स्टार का होल स्क्वायर, रात को कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं भैया, दिन में इंसान ज़्यादा भौंक रहे हैं, कब पढ़ा जाए, आई म्यू नॉट ओमेगा इंटू आई एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा, इससे कैंसिल हो गया, कितना बचेगा के स्टार का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस के एन ई स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन एम। ठीक, सॉल्व करेंगे तो कर जाएगा, के स्टार का स्क्वायर देखो कितना आ गया था ना, के स्टार का स्क्वायर जो है अपना इतना आ गया। ठीक, क्या हम कॉमन ले सकते हैं कुछ इन दोनों में से, मुझे तो दिख रहा है कि हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लो, कितना बचेगा, ये हो जाएगा के स्टार स्क्वायर, के स्टार का स्क्वायर इक्वल टू, कॉमन लो कितना लोगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा स्क्वायर, ये बचा, यही कह सकते हैं कि स्टार का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा स्क्वायर, ये होता है के स्टार स्क्वायर का मान। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी की, वो कितनी होती है, वो होती है ओमेगा पी का स्क्वायर इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम। ठीक, देखो मैं बताऊँ, एक फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये वाला, प्लाज्मा मीडियम के लिए, जब आप प्लाज्मा मीडियम के लिए फॉर्मूला ये वाला याद कर लेंगे तो इस चीज़ को आप डायमेंशन लेस करके देखें, मतलब 0 के बराबर रख के देखें,
जब आप इस चीज़ को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो कल्पना करने को कह रहा हूँ बस मैं, 1 बराबर एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, कितना है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम, वही है प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी, है या नहीं। तो इसका मतलब आप एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं ईजिली, तो इसलिए ये ज़रूर याद करनी। बताओ प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी कितना है, एम प्लाइज ओमेगा प्लाज्मा इक्वल टू अंडर रूट एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम, ये होती है आपकी प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी। ठीक, इसे याद रखना प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी को। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अगर इस प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी को अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो कितना होगा, देखो जरा सोच के। इस प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी को मैं यहाँ यूज़ करूँ, क्योंकि ये तो मैंने ट्रिक बताई है ना, ज़रूरी थोड़ी ऐसे कैलकुलेट किया गया, तो मैंने ट्रिक बताई है। तो इस प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी का मान रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा पी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा पी स्क्वायर इन के स्टार स्क्वायर, मान रखो कितना आएगा, के स्टार का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू, काटो इसे यार, के स्टार का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस, मान रखो कितना आएगा, ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर आएगा, कितना आएगा ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। बात समझ में आई। और यहाँ से के स्टार निकालें तो कितना आएगा, देखो के स्टार कितना आएगा, के स्टार इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसके तो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम। इसके द्वारा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट PRE as in represent the characteristics of the medium तो ये मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक को कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, बहुत दिल थाम के समझना, क्योंकि ओमेगा पी और ओमेगा के बीच में देखो प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी EM वेव की, तो EM वेव की फ्रिक्वेंसी को प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी में कंपेयर करके हमें देख सकते हैं कि प्लाज्मा में जाने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे डील करती है। देखते हैं सिचुएशन क्या है, EM वेव, देखते हैं सिचुएशन क्या है, EM वेव प्रोपगेशन इन प्लाज्मा मीडियम, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक ठीक, तो केसेस देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या है कि अगर आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा पी से छोटी हो, मतलब ओमेगा की वैल्यू EM वेव की फ्रिक्वेंसी जो है वो प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी से कम हो, मतलब इन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव is less than plasma frequency, तो क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे के स्टार की वैल्यू कितनी होती है, के स्टार की वैल्यू आप खुद देखो, जब ओमेगा का मान कम होगा मेरे भाई तो ये इधर जाएगा, कम में से जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इमेजनरी हो जाएगा, तो के स्टार विल बी इमेजनरी। अभी कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करेगा, तो इस स्टेज में no propagation of EM wave into the plasma medium, no propagation of EM wave into the plasma medium, तो प्लाज्मा मीडियम में कोई भी प्रोपोगेशन नहीं होगा। वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो पहली कंडीशन ये है कि प्लाज्मा मीडियम में एंटर नहीं होगा, वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, अब देखते हैं दूसरी केस क्या है, केस टू में क्या है भाई, अगर ओमेगा का मान ज़्यादा होगा ओमेगा पी से तो क्या होगा, मतलब कि क्या है,
incident wave frequency, incident wave frequency, wave frequency, frequency is greater than plasma frequency, plasma frequency, प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, के स्टार रियल आएगा, के स्टार क्या आएगा, ये रियल आएगा, रियल आएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, when propagation of EM wave is possible, then propagation of EM wave in plasma medium is possible, is possible, बहुत आसानी से पॉसिबल होगा, बिल्कुल सही है। The plasma medium behave as high pass filter. For this situation, plasma medium behave as high pass filter, हाई पास फिल्टर के साथ बिहेव करता है, याद रखेंगे। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FREQUENC फ्रिक्वेंसी, इसमें क्या होगा कि ओमेगा सी ही ओमेगा पी के बराबर जाएगा, इसे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक राम। तो प्लाज्मा कहाँ मिलता है, अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हम पास की बात करें जाए तो यहाँ ऑक्सीजन होगा, फिर क्षोभ मंडल, ये मंडल वो मंडल, ऐसे करके ऊपर आता है आयन मंडल, जिसे कहते हैं आयनोस्फीयर। क्योंकि आयनोस्फीयर में आयन्स मौजूद होते हैं इसलिए हम मान सकते हैं कि वो प्लाज्मा स्टेट है। तो प्लाज्मा स्टेट से वहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए आपको इन कंडीशंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। रेडियो कम्युनिकेशन लो फ्रिक्वेंसी, ionosphere does not EM wave coming from sun। केस 3 देखते हैं हम, ठीक है। सन से आने वाली आयनोस्फीयर, ये भी बात सही है, हमारी जो आयनोस्फीयर है वो सन से भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उस चीज़ से, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से, तो उस रेंज के अंतर्गत वो हार्मफुल होने वाली जो वेव्स उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देगा आयनोस्फीयर, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, बिल्कुल सही है। तो हम बढ़ते हैं केस 3, पढ़ो भाई। केस 3 में क्या कह रहा है, यदि ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा पी हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, इफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी बराबर हो जाए, बराबर किसे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा पी इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन नॉट एम, एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम, या एफ सी की वैल्यू याद निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई से निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/2 पाई अपॉन अंडर रूट एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम। इस पर जो है सवाल आए हुए हैं प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो लगभग कितना आएगा, एम्प्लाइज एफ सी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 9√n हर्ट्ज, ये आता है, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। A typical metal has electron density of 10. All plasma frequency or cutoff frequency F is equal to UV. A typical metal has electron density of n is 10 to the power 28. We know very well and call its plasma frequency. F is equal to FP 9 × 10 to the 14 hertz UV region. Typical metal reflects rays up to UV region. And this is inside radiation.
ठीक, तो प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी या जो वेव हमारी प्लाज्मा में मूव करती है उसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। ये वेव जब प्लाज्मा में मूव करती है तो कैसे बिहेव करती है। ठीक, स्नेल्स लॉ मैंने आपको ऑप्टिक्स में पढ़ा दिया है, तो मैं स्नेल्स लॉ पर जोर नहीं दूंगा। और पोलराइजेशन नहीं पढ़ा है तो पोलराइजेशन पर फोकस किया जा सकता है। चलो पोलराइजेशन पर फोकस करते थे। अपनों ने प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी पढ़ ली थी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोडक्शन और डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड वेव। देखो प्लेन पोलराइजेशन तो मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है ऑप्टिक्स में, तो यहाँ मैं ज़्यादा जोर देने वाला पोलराइजेशन में हूँ। पोलराइजेशन नहीं पढ़ाऊँगा, पोलराइजेशन नहीं पढ़ाना है, नहीं पोलराइजेशन नहीं पढ़ाना है मुझे। पोलराइजेशन मुझे आपको नहीं पढ़ाना है। पोलराइजेशन मेरे को आपको नहीं पढ़ाना है। पोलराइजेशन मेरे को आपको नहीं पढ़ाना है। ठीक, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं पोलराइजेशन का, और उसके बाद हम सीधा जाते हैं मेलस लॉ में। और मेलस लॉ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक, तो बाकी पोलराइजेशन आपको हम नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं ऑफिस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक 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 है, तो बात करते हैं हम थोड़ा सा पोलराइजेशन की। हैशटैग पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ EM वेव और लाइट। सिंपल डेफिनेशन से, जब कभी नॉर्मल सनलाइट में जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर सभी डायमेंशन में प्रोपोगेट कर रहे हों को किसी ऐसे क्रिस्टल से पास कराया जाता है जैसे कि निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म, तो वहाँ से पास होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर जो होते हैं वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस लाइट को PPL या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है। इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है नंबर 1 ब्रूस्टर लॉ से आता है, BREWSTR, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ जो होता है वो होता है N = 10 IP। आई थिंक इसका प्रूफ भी करवाया यार मैंने, तो ज़्यादा टाइम में इसमें कोटा नहीं करूँगा। ब्रूस्टर लॉ में टाइम कोटा नहीं करूँगा, थोड़ा सा मोटी मोटी नॉलेज देते रहूँ आपको ब्रूस्टर लॉ की। लाइट है ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसी चली गई, और ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है। कौन सी लाइट है ये? इंसिडेंट लाइट। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। अगर ये कह रही है रिफ्लेक्टेड लाइट कि मैं प्लेन पोलराइज्ड हूँ, अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट कह रही है कि मैं PPL हूँ, तो ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी वो इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। अगर ये कह रही है मैं PPL हूँ, फिर देखेंगे ध्यान से, देयर आर सो मैनी मेथड टू क्रिएट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन करने के बहुत सारी युक्तियाँ होती हैं, उनमें से एक मेथड है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड कहता है कि भाई साहब परावर्तन तो आप करोगे और बहुत सारे एंगल पर परावर्तन हो सकता है, लेकिन यदि कभी परावर्तन ऐसा हो जाए कि रिफ्लेक्टेड लाइट कहे कि मैं PPL हूँ, तो इंसिडेंट एंगल को ही हम पोलराइजेशन एंगल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है sin I अपॉन sin R इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, I इंसिडेंट रेडिएशन ये, R रिफ्रैक्शन एंगल कितना है ये नहीं पता, रिफ्रैक्शन एंगल ये है, ये निकालना है हमें। ठीक, ये निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई? ये θP है तो ये भी θP बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। θP
इन सबको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ थीटा पी प्लस 90 प्लस जो निकालना है उसे एक्स मान लिया और 180, तो एक्स इक्वल टू आ गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा पी। एक्स इक्वल टू 190 या 90 माइनस थीटा पी मान रखें यहाँ पे। साइन इंसिडेंट थीटा पी अपन साइन रिफ्लेक्शन साइन आर 90 माइनस थीटा पी और इक्वल टू 1n2 कितना गया साइन थीटा पी अपन साइन बाई थीटा कोस थीटा पी इक्वल टू 1n2 इक्वल टू होता है 1n2 इक्वल टू tan थीटा पी। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। इसके बाद ऐसे आता है आपका मेलस लॉ। मेलस लॉ तो और भी सिंपल है। इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस of polarizer and analyzer है ना, लाइजर। कैसे, मान लीजिए पोलराइजर है, यहाँ से लाइट गई, यहाँ पे एनालाइजर है, इसका एंगल ऐसा है, इसका एंगल ऐसा है, इन दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है। जो लाइट यहाँ से जाएगी पहले तो वो यहाँ पे नॉर्मली होगी, जैसे कहते हैं सनलाइट या नॉर्मल लाइट यहाँ से जाएगी तो प्लेन पोलराइज बन जाएगी। जब प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी तो फिर वो पास कैसे हो, तो उसका एक कंपोनेंट पास होगा इधर की तरफ, इसका नाम होगा ए कॉस थीटा। कितना होगा ए कॉस थीटा। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इंटेंसिटी जो यहाँ से निकलेगी आई वो इसके प्रोपोर्शनल होगी, मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा का स्क्वायर। ऑप्टिक्स में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ कि ए स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, यदि एंगल 0 हो जाए इफ थीटा इक्वल टू 0, मतलब ये इसके पैरेलल हो जाए तो सारी लाइट पास होगी, मतलब इसे आई नोट कह सकते हैं कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री 1 हो जाए तो ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मेरा को भाई कितना आएगा, एम्प्लाइज आई इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, दिस कॉल्ड मेलस लॉ। ठीक है, अब अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन polarized light, circular polarized light, circular polarized light and elliptically polarized light, elliptically polarized light। तो कैसे पहचानते हैं ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, बहुत सारा सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी लाइट आपको दी होगी, जो पोलराइजेशन वास्तव में होगा वो दो स्टेट के सुपरपोजिशन के बाद होगा। क्या होगा, पोलराइजेशन के लिए आपको दो स्टेट जरूर दे रखे होंगे, पोलराइजेशन के लिए आपको दो स्टेट जरूर दे रखेंगे। ठीक, हम दो स्टेट दे रखे हैं तो वहाँ पर आपको क्या देखना है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन देखना है। अगर पैरेलल है तो प्लेन पोलराइज्ड है। इसकी क्लासिफिकेशन को यहीं समझाऊँ या थोड़ा आगे समझाऊँ, नेक्स्ट पेपर समझाऊँ क्या। यहाँ पे तो गंदा भी हो सकता है, चलो वहीं समझाता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। अगर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन सेम है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहना चाहिए, पोलराइजेशन लिख रहा है, कोई बात नहीं, सेम है तो कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड। क्या कहेंगे,
प्लेन पोलराइज, अभी आपको समझ में जाएगा 2 मिनट में। पोलराइज्ड सेम है तो प्लेन पोलराइज, नो डाउट। अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है तब, तो ऐसे स्टेट में आपको चेक करना चाहिए कि उसका फेज एंगल कितना है। फेज एंगल कैसे चेक करते हैं भाई? फेज एंगल चेक करने के 2 तरीके हैं। अगर प्लेन पोलराइज होगा तो फेज एंगल आपकी होगी 180 डिग्री या 0 डिग्री, सेम फेज सेम है, तो इसके अंदर आपको फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाई अगर 180 डिग्री मिल गया या 0 डिग्री मिल गया तब भी आपका प्लेन पोलराइज लाइट ही है, प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है। अगर फेज डिफरेंस कुछ और मिला, जैसे क्या मिला, फेज डिफरेंस आपको मिला है 90 मिल रहा है और 270 मिल रहा है। अगर फेज डिफरेंस आपको मिल रहा है 90 270 इस तरीके से, ठीक, 90 270 आपको अगर फेज डिफरेंस